दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ निशांत एंड आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की। इसमें हम लोग जो आज का न्यूज़पेपर है उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है। जो भी इसके कंटेंट है, जो भी इसका कंटेंट है, क्योंकि डाइवर्स रहता है इसमें पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, नेशनल, डिफेंस, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। बट जो हमारे लिए रिलेवेंट है, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस, हम सिर्फ उतने को स्टडी करेंगे ताकि आपको न्यूज़पेपर की जो रेलिवेंसी का क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता है कि क्या पढूं क्या छोड़ूं, ये आपको इससे क्लैरिटी इससे मिलेगी और आप इसमें, है ना, न्यूज़पेपर को कम समय में अच्छा उससे ग्रास्प कर सकते हैं कंटेंट। क्या होता है कि जब भी आप करंट न्यूज़ को, आप कॉन्टेक्स्ट को अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो आपके आंसर में अलग एक फ्लेयर आता है और वो फ्लेयर तभी डेवलप होगा जब आप कंटिन्यूस न्यूज़पेपर के टच में रहेंगे, है ना। तो हमारा ये सीरीज इसी पे फोकस करेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। आपको कैसा चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, हमने इसको पहले से थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है और आपको कैसा लगेगा अभी आज का कमेंट जरूर करिएगा और आगे इसको किस तरह से किया जाए, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर से। तो आज का अगर न्यूज़पेपर आप देखोगे तो जो कल डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है और फिर जो इंडिया ईयू रिलेशंस है उससे रिलेटेड जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो ट्रम्प की हैपनिंग्स हैं और छोटी छोटी जो पॉलिसी रिलेटेड न्यूज़ है वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ न्यूज़ को शॉर्टलिस्ट किया है और सिर्फ उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स या मेंस रिलेटेड स्टडी है वो हम एक बार इसमें करेंगे। तो हमारा पहला न्यूज़ जो है वो है अजीत पवार महाराष्ट्र डिप्टी सीएम किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। ये प्लेन क्रैश कहाँ हुआ? वो जगह का नाम है बारामती। बारामती कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये सवाल इससे रिलेटेड ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, बट आप चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और एक अवेयर सिटीजन है तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इसमें जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आया होगा कि हमेशा जो होती है कि बात होती है कि जो फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया तो इसका अनुसंधान होगा, इस पर एनालिसिस होगा, है ना। तो ये सब एनालिसिस वाला काम है और जो पूरा सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करने का काम है वो कौन करती है? उसके लिए एक संस्था है डीजीसीए, है ना। उसके लिए एक संस्था है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या करती है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है किस चीज के लिए? इंडिया में जो सिविल एविएशन है, जो भी फ्लाइट वगैरह की चीजें हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? डीजीसीए काम करता है ना। अब ये किससे अटैच्ड बॉडी है? कौन सी मिनिस्ट्री से अटैच्ड है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अटैच्ड है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो डीजीसीए है वो कौन से एक्ट के अंदर काम करती है? इसका मतलब कि अगर कोई संस्था है जो ऑपरेट कर रही है तो किसी न किसी एक्ट से गवर्न करेगी, है ना, संविधान के अंदर काम करेगी। तो वो है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली एयरक्राफ्ट एक्ट है, अमेंडमेंट हुआ है सन 2020 में, है ना। तो ये किससे गवर्न होती है? एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट से गवर्न होती है। इससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें जानने की चीज़ कुछ नहीं है। आपसे रहेगा कि बस आप एक ये जो न्यूज़ है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे अपने से तो पता लगता रहेगा कि क्या चल रहा है और चाहे आप इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, क्यों हुआ, फर्स्ट राउंड अबाउट किया, सेकंड में जब अप्रोच किया तो अप्रोच में उसको विजिबिलिटी नहीं मिली और डाउन चला गया, ऑल दैट हमारे काम की चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। अगला न्यूज़ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, कि एक नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है और जो बल्क जनरेटर्स हैं, है ना, जो बल्क में वेस्ट जनरेट करते हैं, अब इस रूल्स में उन पे ओनस सारा डाला गया है। तो क्या कुछ है हम उसको समझते हैं और उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है जो हमको याद रखने चाहिए वो हम देखते हैं। तो इसमें पहले तो ये देखो कि एक रूल आया है। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है, सबसे पहले तो वेस्ट मैनेजमेंट रूल कौन सा आया है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 आया है। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 में इन्होंने बल्क जनरेटर्स की बात की है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये बल्क जनरेटर्स का डेफिनेशन क्या है ना।
किसको ये बल्क जनरेटर की कैटेगरी में डालते हैं। अब कौन कौन है बल्क जनरेटर में, अब चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो, है ना, गवर्नमेंट रन बिल्डिंग्स हो, तो उनको कुछ स्ट्रिक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल फॉलो करने होंगे। लेकिन बल्क जनरेटर्स उन्हीं को कहा गया है जो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। आप देखें यहां इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है। फ्लोर एरिया इनका 20,000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, पानी का कंजम्पशन इनका 40,000 लीटर पर डे या ज़्यादा होना चाहिए, और 100 केजी पर डे वेस्ट इससे इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो किस कैटेगरी में आएंगे, बल्क जनरेटर कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो टॉपिक है आप याद रखना, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 सेक्शन 3 का वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक पोर्शन है आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वाटर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल अभी अमेंड हुआ है, इसके बारे में आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि रिसेंट क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो रिसेंट बल्क जनरेटर्स पे जो बात हुई है उसमें बल्क जनरेटर का डेफिनेशन क्या है, या बल्क जनरेटर्स क्या है विथ रेफरेंस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। इस तरह के सवाल आपके GS2 सेक्शन 3 साइंस टेक वाले में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये टॉपिक आपको डायरेक्ट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई द बल्क जनरेटर्स, है ना। बल्क जनरेटर्स के बारे में या बल्क जनरेटर्स को फुलफिल करने के लिए कौन सी दी हुई कंडीशंस जो सेटिस्फाई करती हैं, तो उसमें 20,000 स्क्वायर मीटर, वाटर कंजम्पशन 40,000 लीटर का, और 100 केजी पर डे वेस्ट, तो वो बल्क जनरेटर होगा। अब ये कहते हैं कि जो स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बल्क जनरेटर है, मतलब आप बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो आप वेस्ट जनरेट तो कर रहे हैं, और उस वेस्ट जनरेट करने के बाद उस वेस्ट को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये नया रूल जो है इनकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा ब्रॉडन करता है ना, और ज्यादा बढ़ाता है। क्या बोलता है कि इंक्रीजेस लिंकेजेस फॉर यूज ऑफ वेस्ट एज ए फ्यूल इन बॉयलर्स, सीमेंट क्लीन्स टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड इंट्रोड्यूसेस क्लियर पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, है ना। ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि और ज्यादा ये स्ट्रिक्टर रूल कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक दिन ब दिन एक समस्या बनती जा रही है, और लोग भी इससे प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में। इसलिए इसको अभी ही इसका इसका रिजोल्यूशन करना जरूरी हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ मैंडेटरी सेग्रीगेशन एट सोर्स, दैट इज वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, है ना। तो 4 तरह के 4 स्ट्रीम्स ऑफ मैंडेटरी सेग्रीगेशन उनको करना पड़ेगा, है ना। मैंडेटरी सेग्रीगेशन, यहां से क्या सवाल, दूसरा सवाल बन सकता है कि अब ये बताओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बोलता है कि सोर्स पे 4 तरह का मैंडेटरी सेग्रीगेशन ये बात करते हैं। वो 4 तरह के मैंडेटरी सेग्रीगेशन कौन कौन से हैं, तो ये है आपके वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से हो जाता है। यहां पे मेंस का एक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 है उसके बारे में बताइए, या रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बारे में आप बताइए। तो ये सब आप बता सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि जनरल स्टेटमेंट पे। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या कहे तो वेस्ट मैनेजमेंट है ओवरऑल, ये इसको रेगुलेट कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको रेगुलेट करती है। कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर रेगुलेट होता है। ठीक है, तो सिर्फ इतने तक सीमित रहना है क्या। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है ना, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। इस अम्ब्रेला एक्ट के अंदर और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000, है ना। एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000 है, जो रिप्लेस कर दिया गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से। इतना जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, बस ये याद रखो कि अभी वाला जो 2026 हुआ है इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का अमेंडमेंट है, जो कि क्या मैंडेट करता है कि आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। आपको सेग्रीगेशन मतलब जहां वेस्ट आया वहीं पे आप सेपरेशन उसका कर दो, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो उसको किस तरह से प्रोसेस करेंगी, उसके बाद कैसे वो वेस्ट पिकर उसके पास जाएगा उसको वेस्ट पिक करने के लिए। फिर जो अम्ब्रेला एक्ट है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ इंक्लूडेड है, उसके अंदर एक आता है हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। ये भी 2016 का है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट 2016 एक्ट, है ना। तो बस याद आपको रखना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला जो इसको गवर्न करता है, इसके अंदर 2-3 एक्ट हैं
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब इसी में और ज्यादा कैटेगराइजेशंस हैं जो आपकी पीटी पॉइंट यानी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट हो सकता है। अगर आप इसको देखो तो इसमें जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के लिए कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट रूल है? तो प्लास्टिक के लिए अलग से आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, है ना, 2016। ये प्रोड्यूसर जो इंपोर्ट करेगा उसके लिए, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है सिंगल यूज प्लास्टिक में, है ना। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल प्लास्टिक के लिए है। वहीं अगर देखें ई वेस्ट की हम बात करें, अगर हम ई वेस्ट की बात करें तो इससे हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इसके रिलेटेड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। कब? 2016 में आया था, अमेंड कब हुआ था? 2022 में अमेंड हुआ था। फिर इसी में बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके रेगुलेशन के लिए एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, जिसमें सेग्रीगेशन, याद होगा आपको, कलर कोडिंग की बात होती है ना, इंसिनरेशन की बात होती है। फिर जो भी आप एक साल का कलेक्ट कर रहे हैं, एक महीना का कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती है, बेसिकली एनुअल रिपोर्टिंग होती है। तो इसके लिए भी बायोमेडिकल रूल्स 2016 आया था, बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल 2016 आया था। अच्छा, इन सारी चीजें जो हैं इसको मॉनिटर करने का काम कौन करती हैं? इसको मॉनिटर का काम करने का काम करती हैं जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये इनके इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती हैं, है ना। तो ये मोटा मोटी हमने वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें देखी। अगला है इंडिया ए ब्रिज इन शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर सेज प्रेसिडेंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कमेंट में कि जब हमारा बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमारा बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है तो एक ज्वाइंट सेशन होता है ना। इस ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कौन करते हैं? हु एड्रेसेस दिस ज्वाइंट सेशन? इसको आप कमेंट करेंगे। जो बजट सेशन सपोज स्टार्ट हो रहा है तो एक ज्वाइंट सेशन होगा, उस ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे या उनको एड्रेस करेंगे, तो उनको एड्रेस कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट हैं वो एक बजट सेशन के पहले दिन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रही थी, इस पार्लियामेंट के एड्रेस करने में, है ना, कुछ चीज़ें, कुछ बातें उन्होंने कही। इस आर्टिकल में उन्हीं सारी बातों की चर्चा है। तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो एड्रेस होता है वो क्या वो एड्रेस प्रेसिडेंट का पर्सनल एड्रेस होता है? नहीं, है ना। वो जो स्पीच देती हैं क्या उनका पर्सनल व्यू है? बिल्कुल नहीं। वो प्रिपेयर कौन करता है? ये प्रिपेयर करते हैं कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कैबिनेट जो है उनका पूरा एड्रेस प्रिपेयर करती है। वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये जो प्रेसिडेंट ने जो एड्रेस किया है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आज की जो गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट के क्या अचीवमेंट्स हैं। अब देखोगे स्पीच में आगे हम लोग बात देखेंगे तो इसमें देखोगे कि अचीवमेंट्स की बात करती हैं, वो पॉलिसी प्रायोरिटीज की बात करती हैं, आगे का कैसा एजेंडा होने वाला है पार्लियामेंट में, सरकार का लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या होने वाला है उसकी बात करती हैं, फ्यूचर रोड मैप क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाली है सरकार, वो करती है। तो इससे हमको क्या पता लगता है? देखो, जब भी प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देखते होंगे ये चीज कि जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात होती है वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे होती है। तो एक लाइन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट एंड नॉट द प्रेसिडेंट, एंड हियर गवर्नमेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये जो एड्रेस होता है इसका पर्पस क्या? हमने आपको कमेंट करने बोला था लेकिन आधी चीज तो हमने बता दी फिर भी। तो इसका एड्रेस क्या होता है? इसका एड्रेस होता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक को बताती है ये चीज, है ना। तो गवर्नमेंट की फिलॉसफी है, कैसा रिफॉर्म प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, वेलफेयर में क्या क्या करने वाली है, कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं जो प्रायोरिटी पे हैं, है ना, बजट प्रायोरिटीज क्या हैं। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल के अंदर एड्रेस करती हैं? तो देखोगे तो ये आर्टिकल हमारे संविधान में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल 87, है ना। देखोगे आर्टिकल 87 के अंदर एड्रेस करती है, राइट। हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे इन्होंने बात की है। तो रिसेंटली जो यूजीसी का एक डील हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसके बारे में वो डिस्कशन करती हैं कि आई कॉन्ग्रेचुलेट सिटीजन्स ऑन द कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल्सो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। फिर वो बात करती हैं
कि जो अभी ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं उसमें इंडिया किस तरह से एक ब्रिज का काम कर रहा है। आप ये अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे, आईआर का आंसर लिखेंगे, उसमें इंडिया का रोल अगर पूछेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो आप ये कह सकते हैं कि रिसेंटली प्रेसिडेंट इन हर एड्रेस टोल्ड दैट इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए ब्रिज इन द वर्ल्ड, है ना। आप ये ओपनिंग लाइन यूज कर सकते हैं, इंट्रो में इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको इंट्रो में यूज कर सकते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्रिज इन द वर्ल्ड एंड द इवन नेशंस एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन इंडिया ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज। मतलब जो भी कंट्रीज हैं जिनका अभी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है, उनका भी ट्रस्ट इंडिया पे आ रहा है कि अगर इंडिया रहेगा, बीच बचाव करेगा, समझौता करेगा, तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा इशू रिजॉल्व होता दिखेगा, राइट। फिर वो बात करती हैं कि जीएसटी की एंड इनकम टैक्स रिफॉर्म की, एंड जो इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन हुआ है 12 लाख का, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। चूंकि सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार अपने जो उन्होंने लाया उसको बताना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है, और ये एक अच्छा माध्यम होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये इनकम टैक्स वाली बात की। फिर वो बात करती हैं जी राम जी एक्ट के बारे में, है ना, कि जो अपोजिशन का इस पे प्रोटेस्ट आया, लेकिन अभी भी, है ना, विकसित भारत बनाने की दिशा में किस तरह से सरकार काम कर रही है, करप्शन और लीकेजेस को कम करने के लिए किस तरह से काम कर रही है। तो फिर उन्होंने एक तिरुवल्लुवर की बात की। सी कोटेड तमिल पोएट सेंट तिरुवल्लुवर। अब आप बताइए तिरुवल्लुवर थे कौन, है ना, तिरुवल्लुवर कौन थे? तिरुवल्लुवर कौन थे? ये देखोगे तो ये एक इंडियन पोएट और फिलोसोफर थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी तिरुकुरल। इनकी एक रचना है तिरुकुरल, जो एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मैटर्स पे एक बढ़िया ट्रीटाइज है। तो तिरुवल्लुवर जो थे वो एक किताब लिखते हैं तिरुकुरल। उन्होंने तिरुवल्लुवर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर vocations in the society, life of every individual is dependent on arduous labor of hard working farmer। खैर इतनी चीज़ों में नहीं जाना है हमें, ऐसा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। बेसिकली इसमें जो कंटेंट है इसका यूज आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। आगे यूजीसी रेगुलेशंस वाला जो चल रहा है ना, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा क्या कुछ चल रहा है। इससे रिलेटेड एक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आया, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आया है। इसके में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सजेशंस देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है ना। तो बेसिकली बैकग्राउंड अगर चीजों इसका समझो ना यूजीसी का, तो अभी एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 एक रेगुलेशन आया, है ना। यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया। ये जो रेगुलेशन लाया, इसका एम क्या है? इसका एम है, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस प्रिवेंट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। कास्ट बेस्ड, जाति आधारित जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए ये रेगुलेशन लाया गया है। इससे पहले कौन सा रेगुलेशन था? इससे पहले एक रेगुलेशन था जो 2012 में आया था, है ना। तो इसका बेसिस क्या है कि 2019-20 में अगर देखा जाए तो करीब करीब 173 केसेस आए थे यूनिवर्सिटीज में जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी। 2023-24 का बात करें जो काफी रिसेंट है, इसमें 378 रजिस्टर्ड केसेस आए थे, है ना। ये सब जो हैं वो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जिसकी मैनेजमेंट तक पहुंची। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाने की जरूरत थी जिसमें जो आर्टिकल 15 है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाकी चीज़ों जो हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यूजीसी रेगुलेशन के अंदर, यूजीसी रेगुलेशन लाके वो फ्रेमवर्क लाया गया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इक्विटी लाना, इंक्लूसिविटी लाना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम करना, अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो टाइम बेस्ड रिड्रेसल करना, है ना। एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, जैसे कोई संस्था है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रीमाइसेस में इस तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज ना होने दे, है ना। बेसिकली एक सेफ कैंपस इन्वायरमेंट लाए जिसे बच्चे वहां पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करें, बाकी सब चीज़ों में ना उलझे, राइट। तो जो रेगुलेशन आया उसका आप देखेंगे, हर आप डेमोक्रेसी है,
यहाँ सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, राइट। तो इसमें एक तबका जो है वो उसको अपोज कर रहा है, एक तबका एक सपोर्ट कर रहा है। अब कौन क्या कर रहा है आपको पता है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है अपने इस एडिटोरियल के माध्यम से, ये कहना चाहता है कि दिस हैज स्पार्क्ड प्रोटेस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओवररीच एंड देयर आर एक्यूजेशंस दैट इट इग्नोर्स अपर कास्ट कंसर्न्स, है ना। तो बेसिकली यही कहना है कि जो अपर कास्ट की जो समस्याएं हैं कि हो सकता है उन पे बुलिंग हो सकता है उनको जबरदस्ती फंसाया जाए, है ना। एससी एक्ट को जिस तरह से कई बार ये देखने को मिला है कि उसका मिसयूज होता है, कहीं ना कहीं इसको भी मिसयूज किया जा सकता है। ये सब चीज़ जब उठाए गए तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एश्योर किया कि दिस विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट एनीबडी, है ना, कि मतलब ऐसे फ्री नहीं छोड़ा जाएगा कि कोई भी जाके कुछ, तो उसमें हम स्ट्रिंजेंट मेजर रखेंगे और एड्रेस करेंगे सारे कंसर्न्स को, है ना। तो जो भी हो, ये एक एंजाइटी तो क्रिएट कर रहा है, ये एक, है ना, मतलब ऐसा इसमें रेगुलेशन में कहा गया है कि अगर इंक्वायरी हुई, है ना, अगर आप सपोज अंडर रिसोर्स सिचुएशन में, अगर आपके पास अपने आप तर्क स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो प्यूनिटिव एक्शन लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा डर इसी चीज का है कि देयर इज अ थ्रेट ऑफ प्यूनिटिव एक्शन। बच्चों को लग रहा है हो सकता है हमें कॉलेज से निकाल दिया जाए बस एक कंप्लेंट पे। तो ये सब चीजें जो हैं ये लाने से पहले सरकार को चेक करना चाहिए कि एक चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, है ना, चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए। उसका जो मिसयूज है वो ना हो, उसके लिए सेफगार्ड्स क्रिएट करने चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस यही कहता है कि चलो सब ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोल दिया कि मिसयूज नहीं होगा, लेकिन हम इसको कंप्लीटली तो ये नहीं कर सकते कि ये मिसयूज नहीं हो सकता, मिसयूज हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी आप बताइए, राइट। तो यही है बेसिकली। तो अगर हम अपने लेवल पे यूजीसी के बारे में जानना चाहें, यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके बारे में जानना चाहें, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस के बारे में हमने बात की कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स जो हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज का काम करता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाता है कि जो भी कास्ट है उसके बेसिस पे आपको कैटेगराइज ना किया जा सके और आपको बराबर से आपको हक मिले। एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनाई जा रही है जिसका ये मकसद है कि चलो डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ है तो एटलीस्ट आपकी बात सुनी जाएगी, आपके जो कंसर्न्स हैं उसको उनको देखा जाएगा, राइट। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। तो एक मैकेनिज्म जो है इनफॉर्मल कंप्लेन से लेके, है ना, इनफॉर्मल कंप्लेन से एक लीगल अकाउंट, इनफॉर्मल कंप्लेन से एक लीगल अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, एक लीगल अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। तो पॉजिटिव यही है इसका, है ना, एक कीवर्ड लिख लो, इनफॉर्मल कंप्लेन टू लीगल अकाउंटेबिलिटी, है ना। वल्नरेबल स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रही है ना, हरासमेंट कम होगा, एकेडमिक बायस जो है वो कास्ट बेस्ड बहुत सुनने को आता है कि वो कम हो सकता है, जो एक सोशल एक्सक्लूजन की भावना रहती है वो कम हो जाएगी। कैंपस जो होगा एक इंक्लूसिव कैंपस बनेगा, क्लासरूम में डाइवर्सिटी आएगी और भारत जो बात करता है डाइवर्सिटी की, वो डाइवर्सिटी हमें वहाँ देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, है ना, लर्निंग आउटकम्स। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी देखो टॉप 100 में रहने से चूक जाती है हर बार, तो कहीं ना कहीं हम इन सब करके हो सकता है हम टॉप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाने का प्रयास करें, है ना। सोशल हार्मनी आएगी, जो टाइम बेस्ड इंक्वायरी सिस्टम है उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई कंप्लेन आता भी है तो उसको हम टाइम के अनुसार से उसको हम उसका रेजोल्यूशन कर लें, है ना। सबसे बड़ी बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, आर्टिकल 14, 15, 21, है ना, आर्टिकल 14 इक्वालिटी वाला, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी वाली बात जो है वो हम यहां से अचीव कर पा रहे हैं, राइट। अब इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। क्या है कि देयर इज अ फियर ऑफ फॉल्स कंप्लेन, है ना, कि टीचर्स वरी कर रहे हैं कि हो सकता है हमने मार्क्स नहीं दिया तो हमारे ऊपर कंप्लेन हो जाए, पर्सनल वेंडेटा कोई निकाल ले, एकेडमिक प्रेशर बनाने की बात करें, हो सकता है उसकी वजह से हमको कहे कि नहीं हमको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो हमको काइंड ऑफ, इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा, है ना, जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है इसमें एक दरार आएगी। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आएगा। अब ऑलरेडी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो हैं पढ़ा नहीं पाती हैं, टाइम पे सिलेबस तो पढ़ा नहीं पाती हैं, टीचर का अरेंजमेंट नहीं हो पाता और इतना सब आप देंगे, इसमें स्टाफ चाहिए, फंड चाहिए, लीगल कैपेसिटी चाहिए, है ना, इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत बर्डनसम होने वाला है। फिर देखें तीसरा इसका कंसर्न क्या हो सकता है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है चीजों का, राइट।
जैसे यूजीसी है, यूजीसी एक संस्था है, अब वो माना जा रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, यूनिवर्सिटीज को खुद डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो रही है, अपने डिसीजंस को यूजीसी स्टूडेंट्स पे थोप रही है, यूनिवर्सिटीज पे थोप रही है। तो पहला तो हो गया, जो क्रिटिसिज्म्स भी हमने बात की, तो पहला तो हो गया कि फॉल्स कंप्लेन, है ना, फॉल्स कंप्लेंट्स आ सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ेगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ेगा दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटीज कोप अप नहीं कर पाएंगी, ऑलरेडी वो रिसोर्सेज से लैक करती हैं। फिर देखेंगे तो इसमें यूजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीज़ों को ओवर सेंट्रलाइज किया जा रहा है, यूजीसी के डिसीजन को यूनिवर्सिटीज पे थोपा जा रहा है, राइट। फिर हम डायरेक्ट यहाँ प्यूनिटिव एक्शन की बात करते हैं, वो स्टूडेंट हैं, है ना, अगर कुछ ऐसा कर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप समझो कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ से आया है, वो स्टूडेंट भी एक सोसाइटी से आया है, और उस सोसाइटी में जो कास्ट बेस्ड सिस्टम्स हैं, जो कास्ट बेस्ड चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में, उनके जो उनका बड़े हुए हैं, तो वही सब देख के बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके थॉट में है। तो उसके कारण आप उनको बताइए, उनको सिखाइए, इंस्टेड कि आप उस पर प्यूनिटिव एक्शन ले लें। तो ये प्यूनिटिव अप्रोच जो है, ये इसमें थोड़ा निंदनीय है कि इसमें इतना ज़्यादा हार्श एक्शन स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए। फिर एक अवेयरनेस गैप है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने राइट्स नहीं जानते हैं। तो अगर आप रेगुलेशन ले भी आए तो क्या होगा जब आप उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, राइट, है ना। तो इंस्टीड ऑफ कि ये एक रेगुलेशन एक आपका कांटा बने सोशल जो कोहेशन है उसको इंक्रीज करने में, आप इसको इंश्योर करें कि इसका मिसयूज ना हो, है ना। जो कहे तो एक प्रोटेक्शन ऑफ जो विक्टिम्स हैं वो इंश्योर करें, है ना, कि बिना मतलब के किसी पे आप इल्जाम ना लगा पाएं, और इसका मिसयूज कम करें और ड्यू प्रोसेस फॉलो करवाएं, है ना। तभी पॉसिबल है कि इस रेगुलेशन को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस यही कहना चाह रहा है। हमने अपने तरीके से भी कुछ इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिए, आप अगर चाहें तो इसको आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं। चलो, हाँ, आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो उसी यूजीसी रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के थ्रू चैलेंज किया गया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसके बारे में अपना कमेंट दिया है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें कहते हैं कि द अर्जेंसी इज देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द रेगुलेशंस दैट हैव द इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू जनरल क्लास, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो पिटिशनर है एडवोकेट पार्थ यादव, उन्होंने ये चीज सुप्रीम कोर्ट में कहा है। ये जो पिटिशन गया है, अभी पीआईएल गया है, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके बारे में, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, है ना। आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह है डिस्कॉम्बोबुलेटर। ये एक सिस्टम है जो वेनेजुला अटैक में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया था। ये क्या है, ये अभी देखो वारफेयर जो है एक नए जोन में आ रहा है ना। पहले क्या था, टैंक आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं, उन सब का जमाना था। अब धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, फिर ना मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक वाला सिस्टम आया। अब उससे पहले सबसे वर्ल्ड वार 2 का टाइम पे देखोगे, वहां पे केमिकल अटैक्स थोड़े बहुत हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं छिटपुट जगह पे केमिकल हथियार का प्रयोग किया गया। ये जो है ये एक नया तरह का वेपन है। जो नया तरह का वेपन है ये क्या करता है कि जो सैनिक हैं, जो अपोजिशन में है ना, उनको डिसओरिएंट कर देता है, उनको एकॉस्टिक टर्बुलेंस क्रिएट करता है, कुछ हाई पिच साउंड क्रिएट करता है, और वो डिफेन हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं और डिसओरिएंट हो जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपको जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि डिस्कॉम्बुलेटर जो है वो है क्या, है ना। इसका यूज कहां हुआ था, कौन सी कंट्री के अगेंस्ट हुआ था, या एक वेनेजुला अटैक में कौन सा सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया था। तो इस सिस्टम का आप नाम बोल सकते हैं ना। तो ये ट्रंप है, आधा मुंह खुला हुआ मुंह है इसका, कभी भी कुछ भी बोल देता है ना। तो उसने अपने ट्वीट में इसका नाम ले लिया और बोला कि इसके बारे में से ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। तो कुछ जो वहाँ के वेनेजुला जब अटैक हुआ था, जब प्रेसिडेंट को
मदुरो को उठाया था उन्होंने, उसी बीच उसी टाइम पे ये कहा गया था कि बहुत सारे जो वहाँ के मिलिट्री के लोग हैं उनको वॉमिटिंग हो रही थी, है ना, नौसिया टाइप हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो ये जो चीज़ है एक नया तरह का वेपन है, डिफेंस का वेपन है, एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ करती है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो है ना, जैसे बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह का प्रयास करती है अपने जो अपोजिशन में है उसको हराने के लिए। खैर, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एक हिस्सा है जो अभी एआई ड्रिवन है ना, और मिसाइल अटैक्स, डिफरेंट टाइप के ड्रोन अटैक्स जो हैं, इन सब के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का एक नया हथियार है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के अगेंस्ट में किया है ना। अभी अब देखो, इंडिया और ईयू का जो ट्रेड डील है इसको कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया है? पहले हम ईयू के बारे में अगर जाने, अगर हम पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में जानना चाहें तो यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं? यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 यूरोपियन मेंबर्स हैं। किसके लिए स्टैब्लिश किया गया है उसको? तो यूरोपियन यूनियन में जो 27 मेंबर्स हैं उनके बीच में कैसा पीस रहेगा, है ना, उनका जो डेमोक्रेसी जो है, उनका एक फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी उनके बीच में, किन सब मैटर्स में, चाहे ट्रेड हो, चाहे सिक्योरिटी हो, है ना। तो एक उन्होंने क्या किया कि साथ मिलके 27 कंट्री ने साथ मिलके कहा कि चलो हम साथ में काम करेंगे, छोटी छोटी कंट्रीज हैं हम, तो हम अकेले सब कुछ हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो साथ मिलके चलते हैं, कैसे एसोसिएशन बनता है उस टाइप से। जब एसोसिएशन बनता है 27 कंट्रीज का, तो ट्रेड हुआ, सिक्योरिटी हुआ, और भी जो मसले हैं उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि एक सेम करेंसी भी स्टैब्लिश करते हैं, यूरो। इस करेंसी को टोटल 20 मेंबर्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए हुए हैं एज ऑफ नाउ। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कौन से ट्रीटी के अंदर? ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर, है ना। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, है ना। तो उससे एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, उसका बहुत कुछ हुआ, तुम पढ़ सकते हो, इसमें इतना डिटेल से हम लोग नहीं जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि ईयू और इंडिया का जो रिलेशन है उसमें हम लोग क्या कुछ देख सकते हैं। तो इंडिया और ईयू का जो अभी एक ट्रेड डील हुआ है ना, ये एक ट्रेड डील हुआ है, इसमें क्या कुछ हो रहा है? तो इसमें देखो, जो भी सामान है, जो भी गुड्स है ना, जो भी सर्विसेज हैं या कैपिटल है ना, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वो जो बॉर्डर के अक्रॉस मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कुछ पेनाल्टी लगाया जाता है, ताकि अपने डोमेस्टिक जो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, है ना, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, या जो हमारे इन्वेस्टर्स हो, उनको थोड़ा प्रायोरिटी मिले। तो इस वजह से जो बाहर से हमारी एंट्री होती है उसको हम टैरिफ लगा के रखते हैं, उस पर थोड़ा उसका इनपुट टैक्स लगा के रखते हैं उस पर। तो अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इन सारे टैरिफ्स और जो ब्लॉकेजेस थे उनको दूर कर रहा है। यूरोप भी दूर कर रहा है और हम भी दूर कर रहे हैं, है ना। जैसे क्लाइमेट पे ग्रीन डील, है ना, या एड हम देते हैं, कहीं पे किसी कंट्री को हम कुछ एड देते हैं तो उस पर भी जो बंदिशें लगती हैं तो उनको खत्म करने की बात है। तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, है ना, जिसको क्या कहा गया है? इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कब साइन हुआ? अभी रिसेंटली परसों साइन हुआ, 27 जनवरी को साइन हुआ है। और इसका नेगोशिएशन जो है करीब 20 ईयर्स का नेगोशिएशन चला, 20 साल नेगोशिएट हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर भारत को देखो तो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना। और ईयू जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है, जो हमें बहुत सारा ट्रेड दे सकता है, हमें हमारी इकोनॉमी को बहुत सारा बूस्ट कर सकता है। अगर हम दोनों को मिला दें, अगर हम इंडिया की कैपेसिटी और ईयू की कैपेसिटी को मिला दें तो ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाता है 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का, है ना। ये 25% हो जाता है ग्लोबल जीडीपी का। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें करीब करीब दोनों मिला के ईयू में भी 20 कंट्रीज हो गए, है ना। तो लगभग जितने स्टेट्स हैं इंडिया में उतने बड़े बड़े तो वहाँ कंट्रीज हैं, फिर भी हम देखें तो करीब करीब 2 बिलियन पीपल हो गए।
और इन उन 2 बिलियन पीपल के लिए 25% ग्लोबल जीडीपी, ये दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं, इंडिया और ईयू जो है वो साथ में आई तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो स्केल है ना, इसका जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड बढ़ाना, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, मोबिलिटी बढ़ाना, है ना, लोग यहां से वहां जा सके, वहां के लोग यहां आ सके, जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसका यूज करना। जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें इंटीग्रेट होना, चाहे ईयू का इंटीग्रेशन हो या इंडिया के उनके इंटीग्रेशन में हो। यानी कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब जो चाइना बन रहा था, उसको दबाने का प्रयास इंडिया यहां कर सकता है, इंडिया ईयू के साथ मिलकर, है ना। मतलब यूरोपियन सप्लाई चेन में जैसे इंटीग्रेट होगा, तो सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने का मतलब है कि चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या तो आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, किसी न किसी स्टेज पे अगर घुस जाएगा इंडिया, तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आ जाएगा, यूरोप का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पार्टनर बन जाएगा। और एक बार प्रोमिनेंट पार्टनर बन गया तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद है कि आप समझो, कहीं भी ओवर डिपेंडेंस नहीं होना। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स पे ओवर डिपेंडेंस है ना, हम चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओवर डिपेंडेंट है। तो हम अपना अगर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने चेन, वैल्यू चेन्स का, तो उससे क्या होगा कि हम ओवर डिपेंडेंट ना रह के हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकेंगे, राइट। फिर इसमें टैरिफ एलिमिनेशन की बात होती है कि जो भी टैरिफ लग रहे थे, टैरिफ एलिमिनेशन की बात होती है गुड्स पे, है ना। तो यूएस कमिट करता है कि 97% जो इंडियन एक्सपोर्ट है उस पर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, है ना। वही इंडिया एग्री करती है कि 92% जो टैरिफ लाइन है हमारा नियर टू, उस पर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, ये सब यूरोपियन यूनियन में पहुंचेंगी और सब पे ड्यूटी कितने लगेगी? 0। जब 0 ड्यूटी लगेगी, इससे पहले करीब 26% तक टैरिफ लग जाता था, तो उससे वो माल वहाँ चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब चीप होगा माल तो ज़्यादा बिकना शुरू होगा, ज़्यादा बिकना शुरू होगा तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और हम एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है कुछ सामान, जैसे हैवी मशीनरी है, जो भी टेक्निकल मशीनरी है ना, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, है ना। तो ये सब देखेंगे कि टैरिफ एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल इनका कॉस्ट एकदम से कम हो जाएगा, राइट। इससे दोनों कंट्रीज को काफी फायदा है। सबसे ज्यादा देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही एक ट्रांजिशन फेज फिर से ऑटोमोबाइल का आ गया, जहां पे 110% टैरिफ रहता था, अब वो घट के 30 से 35% मिला जुला के रहा जाएगा, वो भी फेज बाय फेज, और उसको कम किया जाएगा। और चूंकि इतना भी इसलिए रखा गया 30-35%, ताकि जो डोमेस्टिक हमारे जैसे ईवी के हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, राइट। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। फिर एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफडीआई को बढ़ावा तभी मिलेगा जब दोनों साइड ये इंश्योर करेंगे कि हमारा रेगुलेटरी और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो कि हम इन्वेस्टमेंट को ही ये कर दे रहे हैं, है ना, रोक दे रहे हैं आने से। तो इन सब चीज़ों पे इसमें बात हुई है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमेशा जिसके साथ भी डील होता है, इंडिया हमेशा अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो जो भी बेसिक फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके, और जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स में ऐड करने की बात इसमें की गई है। और सबसे बड़ी बात, इसका जियोपॉलिटिकल रैशनल बहुत ज़्यादा है। इसका जियोपॉलिटिकल रैशनल बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि इंडिया ईयू से अगर जुड़ रही है, इसका मतलब ये समझो कि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ी थी, अभी भी जुड़ी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। तो हम कहीं ना कहीं अपना जो स्ट्रैटेजिक लुक है वो हम डाइवर्स कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो रहा है। जो ट्रंप का प्रोटेक्शनिज्म जो है पॉलिसी, जो है टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी, जो है यूएस का जो टैरिफ प्रेशर है, उसके अगेंस्ट हम स्कम नहीं हो रहे हैं और हम अपना नया अल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं। इससे ईयू को भी फायदा हो रहा है कि अपना ब्रॉडर अलायंस कर रहा है, जो उनके ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं, जापान हुआ, मैक्सिको हुआ, उससे हट के किसी न किसी के साथ वो जा रही है, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कर सके और ट्रेड और सप्लाई चेन में अपनी एक सॉवरेनिटी स्टैब्लिश कर सके, राइट। खैर चैलेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट बेसिकली मोटा मोटी आप समझ गए इंडिया ईयू में क्या चल रहा है ना।
तो ये पूरा जो आर्टिकल है इसका मर्म यही है, मिला जुला के आप समझ में आ गया। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन फैक्ट्स को अगर आप एक जगह लिख लें, इन फैक्ट्स को अगर आप एक जगह लिख लें तो आप उसको अपने आंसर्स में आराम से कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है। इसमें देखो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल के हेडलाइंस थे उसको डाला है। स्टारमर अराइव्स इन चाइना पुट्स बिजनेस बिफोर सिक्योरिटी थ्रेट। स्टारमर कौन सी कंट्री के हैं? ये हैं ब्रिटिश के। ऑब्जर्व करना किसके साथ जा रहा है? चाइना के साथ। मेक डील और नेक्स्ट अटैक विल बी फार वर्स, ट्रम्प टू ईरान। अभी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सेपरेटली अलग खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स सेपरेटली अलग खड़ा है, चाइना को परेशान कर रहा है, ब्रिटिश को परेशान कर रहा है। बांग्लादेश साइंस डिफेंस डील विथ चाइना टू सेटअप यूएवी प्रोटेक्शन प्लांट, है ना। तो बांग्लादेश चाइना के साथ इन्वॉल्व हो रहा है कुछ यूएवी डील करके, क्योंकि उसको खतरा है किससे? बगल में इंडिया है ना। तो परेशान करेगा तो इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं अपना और चाइना अपना मार्केट बना रहा है बांग्लादेश में। कैजुअलिटीज इन रशिया यूक्रेन वॉर कुड सी सून हिट 2 मिलियन। फिर यहाँ पे देखो रशिया है, यूक्रेन है। यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था, कभी देता है सपोर्ट कभी नहीं देता है सपोर्ट, आगे पीछे खींचतान चल रहा है। रशिया एक अलग एंटिटी है, इसको भी यूनाइटेड स्टेट्स परेशान करता है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी अकेला बना हुआ है अपना हेजेमनी बनाने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर में, कि कैसे 17वीं और 18वीं सदी में देखोगे तो ब्रिटिश जो था कभी किसी के यहाँ घुस के कुछ भी कर दिया, उस तरह का एटीट्यूड यूएस ले रहा है। तो बाकी सारी कंट्रीज जो है चुप तो नहीं बैठेंगी, तो कुछ ना कुछ अपने लेवल पे अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा स्टैब्लिश करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहेंगी। वही सब स्टेप्स वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ोगे धीरे धीरे तो समझ में आता जाएगा कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली आज का जो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था, हम यही आपको सिखाना चाह रहे थे कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं कंप्लीट आप 3-3 घंटा 4 घंटा ना दें उस पर, है ना। 1 घंटे से, है ना, 1 से 1.5 घंटा अगर आप देते हैं, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू, है ना, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। और जो भी आर्टिकल्स हमने यहाँ बताया है आप उसको एक बार फिर से पढ़ें, उसको रिवाइज करें। जो भी नोट्स फैक्ट्स बना सकते हैं वो बना लें, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट जैसे इंडिया यू का कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट आप इंडिया यू रिलेशंस का जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का नोट्स होगा उसमें आप उसको डाल लीजिए। तो क्या होगा, अभी जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप उसको फैक्ट को डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करिए। क्या हम इसको कंटिन्यू करें, इसमें और क्या चेंजेस लाएं वो आप कमेंट करें। और नेक्स्ट डे से यानी कल से फिर हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।